नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली दरबार में योगी सरकार इस खबर के साथ। जी हां, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में मौजूदगी के पीछे की वजह बहुत बड़ी है। वजह है पीएम आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वजह आपको बताया, उससे पहले की अपडेट आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के बाद अमित शाह से भी होगी मुलाकात। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और वहां पर होगी मुलाकात प्रधानमंत्री से। इससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। आज दिल्ली में बीजेपी की बहुत ही अहम बैठक है और इस दौरान बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई अहम पदों पर नामों का चयन होना है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और तमाम जो संगठन में पद खाली हुए हैं, कई चेहरे जो अब सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, जो संगठन में अलग अलग पदों पर थे और उनकी वजह से जो सीट, जो जगह, जो पद खाली, उन जगहों पर नाम का आज फैसला लिया जाना है और उसी को लेकर एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होनी है। उसी बैठक को लेकर के यहां पर दिल्ली दरबार में यूपी सरकार, योगी सरकार के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास की भी तस्वीर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, प्रधानमंत्री आवास पर भी पहुंच चुके हैं दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी हैं। ये 2017 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री से तीनों बड़े लोग, सरकार के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मुलाकात एक साथ कर रहे हैं और उसके बाद में ये मुलाकात तकरीबन 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगी और उसके बाद में 8 बजे से लेकर एक बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी है। उसमें दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और उनके साथ साथ जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के सुनील बंसल, वो भी उस बैठक में शामिल रहेंगे और उस बैठक के अंदर कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जैसे कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हुआ है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह के बाद में किसका नाम पर मोहर लगाई जाए उसको लेकर ये सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसमें सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है। बिल्कुल पवन, आप इस मीटिंग पर नजर बनाए रखे। प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ है। 1 घंटे तक ये बैठक और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात होनी है। आप मीटिंग पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अगली खबर, यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात की ये तस्वीरें भी आई। गुजरात कैडर के IAS अधिकारी 1988 बैच के, जिन्होंने ब्यूरोक्रेट अपनी नौकरी छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए और इस वक्त योगी कैबिनेट का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, ऊर्जा मंत्री के तौर पर, और आज प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस दौरान से इन दोनों के बीच संबंध, और अब देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं आज की मुलाकात की। नोएडा से बड़ी खबर, 13 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 टीचर भी कोरोना संक्रमित। सेक्टर 40 के खेतान पब्लिक स्कूल का मामला है। फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जाएगा। इस वक्त स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन यह खबर परिजनों के लिए, उन परिजनों के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत चिंताजनक है, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। इसी सत्र से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पर शुरू किया गया। जब कोरोना के तीसरे लहर का असर भी कम होने लगा तो फैसला सरकार की ओर से लिया गया कि अब सभी स्कूल ऑफलाइन मोड पर खोल दिए जाएं और इस एजुकेशनल सेशन से बच्चों को स्कूल भेजने का सिलसिला भी परिजनों ने शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच कल भी एक स्कूल से खबर आई थी और आज सेक्टर 40 का यह स्कूल, खेतान पब्लिक स्कूल, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 13 छात्र कोविड पॉजिटिव और 3 शिक्षकों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियातन स्कूल कैंपस को बंद कर दिया गया है और अब सैनिटाइज किया जाएगा और आगे जो प्रोटोकॉल के तहत के कदम हैं वो स्कूल की तरफ से उठाए जा रहे हैं।
और अब एक बड़ा खुलासा जो न्यूज 18 ने किया है मुर्तजा को लेकर, उसी मुर्तजा को लेकर जिसने गोरखनाथ मंदिर में हथियार के साथ प्रवेश करने की कोशिश की थी, वहां पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ के दौरान कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे यह साफ हो जाता है कि वो शातिर और कट्टरपंथी है। एटीएस ने जब मुर्तजा से शादी और तलाक के बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि अल्लाह के घर में यानी कि जन्नत में बहुत सारी हूरें मिलेंगी, फिर बीवी का क्या काम? अल्लाह के घर जाना है तो सबको छोड़ना होगा। मुर्तजा ने अपनी बीवी को इसी बात को लेकर के तलाक दे दिया था। गोरखनाथ मंदिर में हथियार के साथ पहुंचा था। सुरक्षा कर्मियों ने जब रोकने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों को उसने जख्मी भी कर दिया था। फिलहाल एटीएस की रिमांड पर है और आज रिमांड की अवधि बढ़ गई है। अगली पेशी 16 तारीख की है। और 1984 के दंगे में कानपुर में हुए कत्लेआम को लेकर एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन से हरी झंडी मिलने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी शुरू होगी। तो शासन को भेज दी गई है रिपोर्ट। एसआईटी की टीम ने 63 आरोपी बनाए हैं जो कानपुर में दंगे के दौरान हुई हत्याओं में शामिल थे। दरअसल एसआईटी जांच करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों में भी सबूत खंगाले गए। कई जगहों से तथ्यों को मिलाया गया। पूरी जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है जो कि बेहद अहम मानी जा रही है। 84 के सिख दंगों की जांच एसआईटी कर रही थी और एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। 63 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद यहां से फाइल शासन भेज दी गई है। 2019 में एसआईटी का गठन हुआ, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश, यहां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक गवाहों के बयान लिए गए और अब 63 लोगों को जिनको दोषी माना गया उनकी रिपोर्ट शासन भेज दी गई है और अब शासन के हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट लगा के उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से सिख समाज में खुशी की लहर है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानपुर नगर में हुए सिखों के विरुद्ध दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब तक की विवेचना से 11 केसों का अनावरण हो चुका है, जिसमें 63 अभियुक्त जो है प्रकाश में आ गए हैं और जिनकी विवेचनात्मक कार्रवाई अंतिम चरण में है। अब हम लोग इस पे क्लोजर रिपोर्ट तैयार करके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ की जाएगी। और आज गाजियाबाद में भी दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पर एक बस्ती झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में आग लग गई और एक गौशाला भी उसकी चपेट में आ गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आग से भीषण हादसा हुआ है। कनावनी इलाके में यह हादसा हुआ जहां झुग्गी बस्ती में आग लगी। पास में बनी एक गौशाला भी इसकी चपेट में आ गई और 30 से ज्यादा गायों की मौत की खबर है। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन की ओर से आग बुझाने में जो कोशिश की गई, काफी लंबा वक्त लग गया पूरी तरह से आग को बुझाने में, लेकिन इस दौरान 30 से ज्यादा जानवर बेजुबान वो आग का शिकार हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब यहां पर 100 झुग्गियों में आग लग गई। आग ने इतना भयानक रूप लिया कि आग लगते लगते नजदीक ही बनी इस गौशाला तक पहुंच गए और तस्वीरें आप देख सकते हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ आपको गोवंश दिखाई देंगे, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको गोवंश नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि गौशाला में ये गोवंश बंधे हुए थे, जंजीरों से बंधे हुए थे और आग यहाँ गौशाला तक पहुंच गई, जिसके चलते ये गोवंश यहीं पर जल कर तड़प कर इनकी यहीं पर मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे आला अधिकारी भी हैं और खुद जिलाधिकारी यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस बात को भी आश्वासन दिया है कि इस पूरी घटना पर, इस पूरे अग्निकांड पर एक टीम बनाई जाएगी और टीम इसकी गहनता से जांच करेगी और जो भी इसके खिलाफ दोषी होगा उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक ही गौशाला के अंदर इतने सारे गोवंश मर जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। शायद इसका जवाब कोई दे पाए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मैं तुरंत ही पहुंचा हूँ। इसकी बाकायदा जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं वो अभी इसकी डिटेल एक रिपोर्ट बनाएंगे और डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद सारी चीज़ें उसमें घटना कैसे घटित हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, रीजन क्या था, ठीक है, और जो भी उसमें जितनी भी गायों की डेथ हुई है
प्राइमा फेसी अभी जो है देखने में जो आ रहा है लगभग 15 से 20 गायों की डेथ हुई है और इसको जो है और डिटेल में जो है वो जांच करके वो बताएंगे। इधर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को माफी नहीं का संदेश साफ साफ दिया गया है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं डबल डोज बुलडोजर का। इन दो तस्वीरों के जरिए आजमगढ़ में मुख्तार के करीबी पर कार्रवाई हुई। अनुज कनौजिया के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तो दूसरी तस्वीर मऊ की है जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। गणेश मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति डीएम के निर्देश पर ढहा दी गई है। तो वहीं आजमगढ़ में भी अनुज कनौजिया जो कि मुख्तार अंसारी का सहयोगी 50,000 का इनामी, उसके आवास पर उसके मकान पर भी बुलडोजर चला। मुख्तार के साथ साथ उसके करीबियों, उसके सहयोगियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ की बात करते हैं। माफिया मुख्तार के करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 50,000 रुपए का इनामी है अनुज कनौजिया, जिसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एसपी की रिपोर्ट के बाद मऊ जिला प्रशासन ने माफिया के गुर्गे पर कार्रवाई की। एनबीडब्ल्यू और कुर्की के नोटिस जारी होने के बाद भी आज तक माफिया अनुज कनौजिया हाजिर नहीं हुआ था। पुलिस की ओर से उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। आपको बता दें मऊ निवासी अनुज कनौजिया गैंगस्टर के तहत तरवा थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। मुख्तार का सहयोगी है। उधर मऊ में भी मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। आज एक और बड़ी कार्रवाई मऊ में प्रशासन ने की। गणेश मिश्रा की 60 करोड़ की संपत्ति पर डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चला है। करीब 5 एकड़ जमीन पर प्रशासन ने एक्शन लिया। अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी, उस पर कॉलोनी बसाया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने खाली करा लिया। तो मऊ में मुख्तार का करीबी है गणेश मिश्रा, जिसने अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी। कॉलोनी काफी हद तक यहां पर बसाई जा चुकी थी और यहां पर अवैध रूप से वसूली भी करता था यहां के प्रॉपर्टी डीलर्स से गणेश मिश्रा, जहां पर कार्रवाई प्रशासन ने की है। गणेश मिश्रा की इस अवैध संपत्ति को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। उधर शामली की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की राइस मिल को कुर्क कर दिया गया। विधायक नाहिद हसन की संपत्ति पर प्रशासन ने पहली कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि विधायक नाहिद हसन की सम्राट राइस मिल पर मंडी समिति का बकाया है, जिसे लेकर 2019 में राइस मिल की आरसी जारी की गई थी। लगातार नोटिस के बावजूद भी विधायक नाहिद हसन मंडी समिति का बकाया नहीं चुका रहा था, जिसे लेकर प्रशासन ने मिल गेट पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। कैराना के विरुद्ध एक आरसी तहसील पे प्राप्त हुई थी लगभग 16 लाख की। मंडी समिति की आरसी है जो तहसील पर वसूली के लिए अनुरोध से प्रेषित करी गई थी कि इसका आरसी जारी करके इसकी वसूली की जाए। इसी क्रम में एसडीएम कैराना और तहसीलदार ने इसकी जांच करी और क्योंकि ये बकाया था और काफी समय से इसका पेमेंट नहीं किया गया था, इस वजह से इसमें कुर्की की कार्रवाई आज एसडीएम द्वारा करी गई है और सम्राट राइस मिल को कुर्क किया गया है। और अब बात कर लेते हैं अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रहे एक्शन की। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर जारी है, चाहे गाजियाबाद हो या फिर हमीरपुर, गोंडा हो या नोएडा। हर जगह पर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और इस रिपोर्ट में आपको हर एनकाउंटर की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें अपराधी घुटनों पर आ गए हैं। दिन हो या रात, यूपी में अपराधियों पर गोलियों की बरसात लगातार जारी है। चाहे गाजियाबाद हो या हमीरपुर, बुलंदशहर हो या गोंडा, हर तरफ पुलिस की बंदूक से ठाए ठाए की आवाज आ रही है और उस पर अपराधियों का नाम लिखा है। अब आपको शहर शहर एनकाउंटर की एक एक तस्वीर दिखाते हैं और उन गुनाहों से परत दर परत पर्दा उठाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। यहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल कोतवाली थाना के सिविल लाइन इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों का
आमना सामना हुआ, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने बताया कि लालकुआं इलाके के पास बाइक सवार बदमाश एक शख्स को हथियार दिखाकर मोबाइल और पर्स लेकर भाग गए थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी। आज भोर में गाजियाबाद पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि लालकुआं क्षेत्र से एक व्यक्ति की 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलहा दिखाकर पर्स और मोबाइल छीन लिया है। इस सूचना पर तत्काल गाजियाबाद पुलिस एक्टिव होती है और चेकिंग स्टार्ट होती है। उसी दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र में 2 बाइक संदिग्ध सवार दिखाई देते हैं, जिसको वहाँ पे सिविल लाइन चौकी इंचार्ज रुकने का इशारा करते हैं। इसी बीच वो बदमाश हड़बड़ाकर अपनी बाइक मोड़कर भागने लगते हैं। इस दौरान उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, जिसमें उन 2 बाइक सवार बदमाशों को गोली लगती है। उनको जो है तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर ने उनको खतरे से बाहर बताया है। खुद को पुलिस से गिरता देखकर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस गोलीबारी में बाइक सवार 2 बदमाश घायल हो गए, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।